प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन और फ्रांस के मंत्रिमंडल की तुलना। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा भाई, कार्यपालिका को ठीक से समझना है, फ्रांस की कार्यपालिका को, तो फिर ब्रिटिश कार्यपालिका से इसकी तुलना कीजिएगा। इसलिए मैंने आज का लेक्चर ब्रिटेन का मंत्रिमंडल और फ्रांस के मंत्रिमंडल में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, अर्थात ब्रिटिश तथा फ्रांस के मंत्रिमंडल की तुलना। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है, मैंने नीचे नोट किया है भारत, अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटिश और भारत के मंत्रिमंडल में काफ़ी समानताएं हैं। क्यों? दोनों ही देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटेन और भारत में दोनों ही देशों के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होता है वह व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप में उत्तरदायी होता है क्यों? क्योंकि दोनों देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होता है वह उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। अर्थात वास्तविक रूप में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदात्मक शासन प्रणाली में, और दोनों ही देशों में ब्रिटेन और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। इसलिए यहाँ मूल जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वह तो ब्रिटेन और फ्रांस के मंत्रिमंडल की तुलना से संबंधित है, लेकिन यदि आप चाहें तो भारत से भी, अर्थात भारत के मंत्रिमंडल की तुलना फ्रांस के मंत्रिमंडल से कर सकते हैं इसी ही रूप में, क्योंकि ब्रिटेन और भारत के मंत्रिमंडल में ज़्यादा असमानताएं नहीं हैं, दोनों ही देशों के मंत्रिमंडल में समानताएं हैं। इसलिए दोनों ही देशों के मंत्रिमंडल की तुलना इसी ही प्रकार से आप फ्रांस के मंत्रिमंडल से आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, सूचना आपको मिल सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यस, आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, ब्रिटिश और फ्रांस के मंत्रिमंडल की तुलना करेंगे हम। मैंने आपको फ्रांस के संविधान के संदर्भ में पीछे जो भी लेक्चर दिए हैं सभी में ये बात बतलाई थी, और ब्रिटिश संविधान को समझाया तभी बतलाया था कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, और सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका की व्यवस्था किसी न किसी रूप में सभी देशों में कुछ अपवाद को छोड़ करके स्वतंत्र रूप में स्थापना कर दी जाती है न्यायपालिका की। बच गई सरकार के 2 अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है, इस आधार पर 2 प्रकार के प्रतिमान उभर कर सामने आते हैं। एक होता है संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान। ब्रिटेन में और भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान अपनाया गया, शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान अपनाया गया। संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है, क्या लक्षण है, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। और रही बात फ्रांस की, फ्रांस में ना शुद्ध संसदात्मक है ना शुद्ध अध्यक्षात्मक प्रतिमान है, बल्कि फ्रांस में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों का समन्वय किया गया है, दोनों का मिश्रण किया गया है। पहले तो ये ध्यान रखना है, इसके बाद में आप इसकी समानता और असमानता को ठीक से समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ नोट किया कार्यपालिका व्यवस्थापिका। अब यहाँ कार्यपालिका, फिर मैंने लिखा ब्रिटेन और फ्रांस, और ब्रिटेन के अंतर्गत मैंने ब्रैकेट में लिखा संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। फ्रांस के अंतर्गत ब्रैकेट में लिखा है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी अपनाई गई है? अर्ध अध्यक्षात्मक, जैसा कि CF स्ट्रॉन्ग ने फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली का नाम दिया है, प्रणाली की संज्ञा दी है। इसका क्या मतलब समझे भाई। ब्रिटेन में वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की संसद अर्थात व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और संसद के 2 सदन होते हैं, और 2 सदनों के नाम है लोक सदन और दूसरा है लॉर्ड सभा। मैंने शॉर्ट में लिखा है लोक सदन और लॉर्ड सभा। अब यहाँ जो मंत्रिमंडल होता है वह सामूहिक रूप में लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है।
जो ये उत्तरदायित्व का लक्षण है ये संसदात्मक शासन प्रणाली का है। मतलब ब्रिटेन के अंतर्गत शुद्ध संसदात्मक मॉडल को अपनाया गया है। इस कारण यहाँ मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होता है और संसद के अंतर्गत भी विशेषकर लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोक सदन जनता का प्रतिनिधि सदन है। इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में यहाँ जो ये ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई, इसका और लक्षण क्या होगा कि यहाँ पर वास्तविक रूप में जो लोक सदन होता है मतलब संसद, ब्रिटेन के अंतर्गत संसद का मतलब लोक सदन से ही लिया जाता है, क्योंकि लोक सदन शक्तिशाली है, लॉर्ड सभा बिल्कुल दुर्बल और शक्तिहीन सदन है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के विरुद्ध संसद अर्थात लोक सदन अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये जो दोनों लक्षण है वो संसदात्मक शासन प्रणाली के, शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली के लक्षण है। और इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सर्वे सर्वा होता है, वास्तविक जो कार्यपालक है ब्रिटेन वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली है ब्रिटेन में, तो वहां दो प्रधान है कार्यपालिका के। भाई संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहां ब्रिटेन में एक राज्याध्यक्ष है, दूसरा शासन अध्यक्ष। राज्याध्यक्ष कौन है? वहां पर राजा है, अर्थात वहां राजतंत्र है, गणतंत्र नहीं, राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है तो इसे राजतंत्र कहते हैं। और दूसरा प्रधान कौन है? वहां प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक रूप में जो वास्तविक कार्यपालिका ब्रिटेन में कौन है? मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना है। जबकि ब्रिटेन में जो राजा है वह नामात्र का प्रधान है, इसके हाथों में कोई शक्तियां नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगली बात आती है फ्रांस की। फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान अपनाया गया है, अर्थात फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया, दोनों का मिश्रण किया गया। कैसे? ध्यान दें आप, यहाँ पर भी कार्यपालिका की शक्ति के केंद्र दो ही हैं, मतलब राष्ट्रपति का पद भी है और प्रधानमंत्री का पद भी है। परंतु फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। संविधान के द्वारा सैद्धांतिक रूप में भी राष्ट्रपति को दी गई है और व्यवहार में भी राष्ट्रपति के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के सहायक मात्र हैं, जबकि यहाँ पर ये राजा के सहायक मात्र नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक जो अध्यक्षात्मक प्रणाली का लक्षण हो गया वो तो ये होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, अर्थात वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण हो गया ये। ठीक है, इसके बाद में संस्थात्मक शासन प्रणाली का लक्षण क्या है? यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली का लक्षण क्या है? यहाँ भाई दोनों का मिश्रण है ना, तो एक लक्षण बताना जरूरी है जिससे आप समझे। तो राष्ट्रपति को सर्वेसर्वा माना गया, ये तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण हो गया। इसके बाद में दूसरा लक्षण क्या है कि फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये वास्तव में फ्रांस की जो संसद है, यहाँ पर भी संसद द्विसदनीय है, संसद के दो सदन ही है यहाँ पर भी, एक का नाम है राष्ट्रीय सभा और दूसरे का नाम है सीनेट। ठीक है, आप नोट करेंगे, रा मतलब राष्ट्रीय सभा, सी मतलब सीनेट, दो सदन ही होगा ना यहाँ। कहाँ? फ्रांस में भी द्विसदनीय व्यवस्था का दो सदन है। तो यहाँ वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री है, भाई ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है कि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, और सदस्य हैं तो भी यहाँ से पद छोड़ना पड़ेगा। जबकि ब्रिटेन में भाई मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होना अति आवश्यक नहीं है। तो 6 माह के अंदर इनको संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। जबकि फ्रांस में विपरीत स्थिति है, मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं हो सकते। ये अध्यक्षात्मक प्रणाली का लक्षण हो गया ना। अच्छा, आप इसके बाद में संसदात्मक लक्षण क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली का लक्षण फ्रांस में ये है कि यहाँ अर्थात फ्रांस में संसद, विशेषकर राष्ट्रीय सभा, संसद का प्रथम सदन, यहाँ मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकता है। ये संस्थात्मक प्रणाली का लक्षण है। अगली बात, वास्तविक रूप में यहाँ मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप में राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इधर ये राष्ट्रीय सभा इनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकती है और ये सामूहिक रूप में उत्तरदायी। हालांकि ध्यान रखेंगे, सामूहिक रूप में उत्तरदायी तो केवल सैद्धांतिक बात है, व्यवहार में वास्तव में वहां व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है फ्रांस में, ये भी ध्यान रखना है आपको।
तो ये दोनों जो लक्षण है किसके हो गए, संसदात्मक शासन प्रणाली के। तो ये बात क्लियर होगी कि फ्रांस के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है, दोनों का मिश्रण किया गया है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद में इन दोनों में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब चूंकि तुलना कर रहे हैं तो समानता और असमानता की बात लेंगे यहाँ। तो मैंने असमानताएं यहाँ 8 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा, नोट भी कर दिया है, लेकिन जरा थोड़ा समानता के बारे में भी देख लेते हैं। देखो भाई, इन दोनों ही देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जब मंत्रिमंडल की चर्चा करते हैं तो समानता क्या है। समानता ये है, आप देखिएगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद है, फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल है, फ्रांस में भी मंत्रिमंडल है। ब्रिटेन के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप में संसद के प्रति अर्थात लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। फ्रांस में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा अर्थात संसद का प्रथम सदन इसके प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटेन के अंतर्गत भी संसद अर्थात विशेषकर लोक सदन, क्योंकि वहां लोक सदन शक्तिशाली लोक सदन यहां पर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस के अंतर्गत भी राष्ट्रीय सभा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि फ्रांस में ये कठिन प्रक्रिया है, मैंने पिछले लेक्चर में ये बातें समझा दी। तो ये कुछ समानताएं होगी। अब हम तो मूल रूप में इसके असमानताओं को समझेंगे। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले मैंने लिखा है मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का श्रेष्ठतम नमूना ब्रिटेन में है। अरे भाई, पूरी दुनिया में मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली जहां कहीं भी अपनाई गई है, ब्रिटेन का अनुकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संविधान सभी संविधानों की जननी है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल सभी मंत्रिमंडलों की जननी है, ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। और मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज्यादा, आप समझ गए होंगे संकेत। चलिए, मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का श्रेष्ठतम नमूना ब्रिटेन में है, अर्थात वास्तविक रूप में इसका जो सबसे श्रेष्ठ नमूना है पूरी दुनिया में ब्रिटेन में है। और अन्य देशों में ब्रिटिश नमूने को ध्यान में रखते हुए, मैंने यहाँ लिखा है ब्रिटिश नमूने को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली को अपनाया गया है या उसका अनुकरण किया गया है। ये मैंने कटी हुई रेखा जो लिखा है इसका मतलब ये कि आगे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि अन्य देशों में ब्रिटिश नमूने को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का अनुकरण किया गया है। फिर से बोल रहा हूँ, अन्य देशों में ब्रिटिश नमूने को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का अनुकरण किया गया है। भारत के अंतर्गत भी इसका अनुकरण किया गया है। चलिए आगे, फिर मैंने लिखा है पंचम गणतंत्र में भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, अर्थात वास्तविक रूप में फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है, जो कि 9 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया है, जिसमें 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय है, एक प्रस्तावना है। ठीक है भाई, तो नोट करेंगे यहाँ क्या, 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय है और एक प्रस्तावना है ही। तो आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ फ्रांस के अंतर्गत प्रधानमंत्री का पद भी है और मंत्रिमंडल भी है, इसलिए मैंने लिखा पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पाए जाते हैं। तो किसी न किसी फ्रांस के अंतर्गत भी ब्रिटिश नमूने को, मतलब ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली है ना, उसका अनुकरण किया गया है। आप आगे लेते हैं, नंबर 1 बात हो गई। फिर दूसरी बात यहाँ ले रहे हैं, ब्रिटिश तथा फ्रांस के मंत्रिमंडल में असमानताएं क्या है, तुलना करेंगे। भाई तुलना करेंगे, दो बातें होंगी, समानता और असमानता। समानता मैंने काफी ठीक तरीके से प्रारंभ से आप देखेंगे बहुत कुछ बता दिया है, आप उसके आधार पर कितने बिंदु बना सकते हैं। ब्रिटिश तथा फ्रांस के मंत्रिमंडल में असमानताएं 8 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत ही सामान्य रूप में लेंगे हम। पहला है, ध्यान देंगे, मैंने यहाँ लिखा है फ्रेंच मतलब फ्रांस मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल। ठीक है भाई, आप नोट करेंगे फ्रांस का मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल, या फ्रेंच मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। पहली असमानता ध्यान देंगे, फ्रांस के अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति दुर्बल है और इसकी शक्तियां गौण है। इधर आइएगा, फ्रांस के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात यहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है या मिश्रण किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हाथ में शक्तियां नहीं है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति के सहायक मात्र हैं। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्ति का जो केंद्र बनाया गया है, राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र बनाया गया है, वह राष्ट्रपति को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है। राष्ट्रपति की हम फ्रांस में अन्य संस्थाओं से तुलना करते हैं, जैसे संसद से, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से, संवैधानिक परिषद से, न्यायाधीश की सर्वोच्च परिषद से, तो ये सब संस्थाएं राष्ट्रपति के सामने फीकी हैं, कमजोर हैं। ध्यान रखेंगे।
तो फ्रांस के अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति दुर्बल है और शक्तियां बिल्कुल गौण है। आपके सामने इधर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है यहाँ पर। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री शासन की मेहराब है, उसकी शक्तियां व्यापक है। देखिएगा इधर ये ब्रिटेन होगा, यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर वास्तविक जो कार्यपालक है वो प्रधानमंत्री है, अर्थात यहाँ जो शक्तियों का केंद्र है वह प्रधानमंत्री में निहित है। इसलिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री शासन की मेहराब है। मतलब यही वास्तविक रूप में जब हम मंत्रिमंडल के अंतर्गत देखते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल में अध्यक्षता जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। यहाँ समकक्षों में प्रथम है। फिर मैंने लिखा है उसकी शक्तियां व्यापक है, प्रधानमंत्री की शक्तियां व्यापक है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत जो राज्याध्यक्ष राजा है, राजा नाममात्र का ही है। वास्तविक रूप में राजा राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से स्वर्णिम शून्य है। स्वर्णिम शून्य का मतलब कि ब्रिटेन में राजा रहता तो सोने के महल में है, लेकिन जो वो महल है, सोने का महल है, वह राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से खाली है, शून्य है, उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ध्यान देंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फ्रांस के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की जो बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देंगे। और ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, अर्थात यहाँ ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम पूछा जाता है। तीसरा, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं। कहाँ? फ्रांस के अंतर्गत। इधर आइए, मैंने आपको पहले कहा था कि भाई फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य और स्वयं प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, और यदि सदस्य है तो भी यहाँ से पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत संसद के सदस्य ही मंत्री बनाए जाते हैं, और नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। इधर आइएगा, ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं और स्वयं प्रधानमंत्री भी भाई संसद के ही सदस्य होंगे, और यदि संसद के सदस्य नहीं है और उनको मंत्री बना दिया गया तो 6 माह के अंदर अंदर उन्हें संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो नोट कीजिएगा, संसद के सदस्य ही मंत्री बनाए जाते हैं कहाँ? ब्रिटेन में। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा जो संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया जाता है तो 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। 3 असमानता है। चौथी असमानता है, इधर लिखा है फ्रेंच मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। चौथा, फ्रांस के अंतर्गत प्राय गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। ध्यान दें, फ्रांस के अंतर्गत प्राय गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, और वैसे भी क्लियर बात है कि फ्रांस के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली है, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर गठबंधन सरकारों का निर्माण किया जाता है, इसलिए वहां प्राय गठबंधन मंत्रिमंडल बनते हैं। कहाँ? फ्रांस में। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत प्राय एक ही दल से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। वैसे भी ब्रिटेन के अंतर्गत भाई द्विदलीय प्रणाली है, तो एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, दूसरा दल जो है विपक्ष में बैठेगा। क्लियरिटी बात है ये तो ब्रिटेन के अंदर प्राय एक ही दल से, मैंने लिखा है मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं एक ही दल से। हाँ, आपातकाल में साझा मंत्रिमंडल बनते हैं वहाँ। कहाँ? ब्रिटेन में। भाई मैंने ब्रिटेन के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल के प्रकार हैं, जैसे साझा मंत्रिमंडल है, छाया मंत्रिमंडल है, युद्ध मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के प्रकार के नाम से मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है भाई। 5वां है फ्रेंच प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रतिमान को अधिक निकट है। अब ध्यान दें, यहाँ फ्रेंच प्रणाली मतलब फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली उसकी चर्चा हो रही है। फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब अध्यक्षात्मक प्रतिमान के अधिक निकट है। इधर देखिएगा, आप मैंने लिख भी दिया अध्यक्षात्मक, अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जो ये प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होते हैं ना, ये भाई संसद के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये अध्यक्षात्मक प्रणाली का लक्षण है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होना जरूरी है, नहीं है तो 6 महीने के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। फ्रांस अर्थात फ्रेंच प्रणाली मतलब अध्यक्षात्मक प्रतिमान के अधिक निकट है। क्लियर है। जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटिश प्रणाली संसदीय प्रतिमान के अधिक निकट है। भाई ब्रिटेन के अंतर्गत जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है संसदीय प्रतिमान के अधिक निकट है। आप स्वयं देखिएगा यहाँ कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं वो भाई संसद के सदस्य होना अति आवश्यक है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप में संसद के प्रति अर्थात लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी के साथ में यहाँ संसद अर्थात लोक सदन भाई मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और यहाँ वास्तविक रूप में व्यावहारिक रूप में
मंत्रिमंडल संसद के प्रति अर्थात लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ एक साथ तैरना, एक साथ डूबने का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंतर्गत शुद्ध संसदात्मक मॉडल है, जबकि फ्रांस के अंतर्गत ना शुद्ध संसदात्मक है ना शुद्ध अध्यक्षात्मक है। मगर जब इन दोनों को भी हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो प्रणाली है फ्रांस में वो अध्यक्षात्मक प्रतिमान के निकट है। क्यों निकट है? क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ऐसा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ही होता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है भाई। इसके बाद में छठा है, मंत्रिमंडल संगठित और अनुशासनबद्ध नहीं होते हैं। आप ध्यान देंगे, यहाँ फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होते हैं वो संगठित और अनुशासनबद्ध नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं उन राजनीतिक दलों को भाई स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और वो एक प्रकार से गठबंधन सरकारें बनाते हैं। और जब वहाँ मतदान होता है तो वो किसी एक दल विशेष अपने दल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वहाँ वास्तविक रूप में किसी भी रूप में दलों में अनुशासन नहीं होता है, दलों में कोई संगठन नहीं होता है, दलों में कोई संगठन भी नहीं होता है। तो फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल संगठित और अनुशासनबद्ध नहीं होते हैं, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत मंत्रिमंडल संगठित और अनुशासनबद्ध होते हैं। ध्यान देंगे, ब्रिटेन में वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल होते हैं संगठित और अनुशासनबद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं भाई उनके अंतर्गत भी हम कह सकते हैं कि संगठन पाया जाता है। सातवां है, सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी पाई जाती है। ध्यान देंगे, यहाँ फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल होता है ना उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी पाई जाती है। मैंने आपको पहले कह दिया था कि वैसे तो देखें तो यहाँ मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप में संसद के प्रति, राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन केवल सैद्धांतिक स्थिति व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में तो वहाँ मैंने यहाँ लिखा है व्यय, मतलब व्यवहार में वहाँ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पाया जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव है। हाँ, ब्रिटेन में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शासन का आधार है। यहाँ एक साथ तैरते और एक साथ डूबते मंत्रिमंडल के सदस्य, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ ब्रिटेन के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शासन का आधार है, क्योंकि शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई ब्रिटेन में। और शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है तो शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत लक्षण है, आधारभूत सिद्धांत है, वह उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। तो यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शासन का आधार है ब्रिटेन में, जबकि यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी है या अभाव है या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। व्यवहार में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, जबकि यहाँ सिद्धांत में और व्यवहार में भी क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। आठवां है, फ्रांस में राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रपति है, वह शासन का प्रतीक भी। इधर आइएगा, आठवां मैंने पहले बता दिया था कि फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है, प्रधानमंत्री में। राजा में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री में नहीं है, राष्ट्रपति में। यहाँ राजा में नहीं है, प्रधानमंत्री में। दो पद क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है ही है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विभक्त होती है, उसके दो प्रधान होते हैं। तो ब्रिटेन में दो प्रधान है, राजा का पद भी है, राजतंत्र है वहाँ है। भारत की बात करेंगे तो भारत में गणतंत्र, इस राष्ट्रपति का पद है। गणतंत्र किसे कहते हैं? जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहते हैं, जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहते हैं, जब ब्रिटेन के अंतर्गत है। तो ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में भी कार्यपालिका के दो प्रधान है, राजा और प्रधानमंत्री। भारत में भी दो प्रधान है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यश तो यहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। आप देखिएगा कि ब्रिटेन में शासन का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री है, सम्राट शासन का प्रतीक है इधर, अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, सम्राट राजा नाम मात्र का है, यहाँ राष्ट्रपति सब कुछ है। इसलिए मैंने लिखा है फ्रांस में राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रपति है, वह शासन का प्रतीक भी है, मुख्य प्रवक्ता भी है और यह शासन का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति ही है प्रतीक भी शासन का, जबकि भाई ब्रिटेन में शासन का प्रमुख प्रवक्ता तो प्रधानमंत्री है। नोट करें, बहुत गंभीर बात है, ब्रिटेन में शासन का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री है और सम्राट शासन का प्रतीक है। क्या मतलब हुआ? ब्रिटेन में शासन का प्रतीक सम्राट है। क्यों? क्योंकि वहां वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो ये कहा जाता है महामहिम की सरकार, मतलब राजा की सरकार। और न्यायपालिका के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है तो ये कहा जाएगा महामहिम का फैसला, मतलब राजा को संबोधित किया जाता है प्रत्येक जगह। इसलिए वहां वास्तव में सम्राट शासन का प्रतीक है। हाँ, ब्रिटेन में मतलब
कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो ये कहा जाएगा महामहिम का फैसला, महामहिम का निर्णय है, महामहिम की सरकार, सब कुछ महामहिम का, सम्राट का। जबकि सम्राट की आत्मशक्तियाँ नहीं है, लेकिन सम्राट शासन का प्रतीक है। जैसे ब्रिटेन में जनता नारा लगाती है हमारा राजा हो चिरंजीवी, हमारा राजा हो चिरंजीवी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई राजा हजारों वर्ष तक जीवित रहेगा, नहीं, वो राजपद को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जनता राजपद को, राजा को दिल से, हृदय से प्यार करती है, हृदय से सम्मान देती है, इसलिए वो राजपद को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। कहाँ? ब्रिटेन में। इसलिए मैंने लिखा है ब्रिटेन में शासन का प्रमुख प्रवक्ता तो क्या है? प्रधानमंत्री है, परंतु सम्राट शासन का प्रतीक है। जबकि फ्रांस में राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता कौन है? राष्ट्रपति, और वह शासन का प्रतीक भी है। शासन का प्रतीक भी राष्ट्रपति है यहाँ, और मुख्य प्रवक्ता भी राष्ट्रपति है। जबकि यहाँ शासन का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री है और शासन का प्रतीक कौन है? सम्राट है। ये थोड़ा असमानता आपको ध्यान रखनी है, कहीं दिक्कत नहीं हो। इसके बाद निष्कर्ष रूप में मैं कुछ बातें बताऊंगा यहाँ, क्या कि फ्रांस में राष्ट्रपति की सहायक, आप ध्यान देंगे भाई, फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है, इधर आइएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, फ्रांस में जो मंत्रिमंडल है राष्ट्रपति की सहायक है बस। मतलब फ्रांस में जो मंत्रिमंडल है ना, वो राष्ट्रपति का सहायक मात्र है, बस सहायक मात्र है। सर्वे सर्वा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है फ्रांस में। फिर मैंने लिखा ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका, अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक कार्यपालक है, वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का केंद्र बिंदु है वो। ब्रिटेन में सर्वे सर्वा मंत्रिमंडल है। फिर मैंने आगे लिखा है फ्रांस में लोकमत से अनभिज्ञ, अर्थात वास्तविक रूप फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो लोकमत से, जनमत से क्या होते हैं? अनभिज्ञ होते हैं। मैंने लिखा अनभिज्ञ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वास्तविक रूप में बंद क्लब का नाम दिया जाता है, और यहाँ बंद क्लब इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी खिड़कियां खुली नहीं है। मैंने यहाँ लिखा खिड़, मतलब खिड़कियां इसके नहीं है, खिड़कियां नहीं लगाई गई हैं, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। बंद क्यों कर दिया गया है? क्योंकि फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, जो मंत्रिमंडल होते हैं वो लोकमत से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इसके सदस्य होते ही नहीं, संसद के, ये संसद के सदस्य नहीं होते, मंत्रिमंडल के सदस्य। जबकि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में इनके ऊपर दबाव समूहों का प्रेशर भी पड़ता है, दल की नीतियां होती है उसका भी प्रेशर पड़ता है, जबकि यहाँ इनके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं पड़ता है। जैसे मैंने लिख भी दिया है यहाँ कि ब्रिटेन में स्थानीय दबावों, दलीय नीतियों, दबाव समूह के प्रभाव में कार्य करता है मंत्रिमंडल। क्या? फिर से समझे, ब्रिटेन में स्थानीय दबावों, दलीय नीतियों, दबाव समूह के प्रभाव में कार्य करता है मंत्रिमंडल ब्रिटेन के अंतर्गत, क्योंकि संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के सदस्यों को जनता के सामने जाना पड़ेगा। इसमें से मंत्रिमंडल गठन होता है, तो निश्चित रूप में प्रेशर में काम करेंगे। जबकि फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तव में क्या होता है? बंद क्लब की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये संसद के सदस्य होते ही नहीं है। क्लियर है ये बात? चलिए, फिर मैंने आगे लिखा है फ्रांस में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं। नोट करेंगे ये बात, फ्रांस में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं। ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। फ्रांस में जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो समकक्षों में प्रथम नहीं है, अर्थात वास्तव में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके बराबर ही है। और वैसे भी देखा जाए तो मंत्रिमंडल पूरा का पूरा ही राष्ट्रपति का केवल सहायक मात्र है, केवल सहायक मात्र है, सहायक मात्र है। वैसे भी सहायक मात्र यही सर्वे सर्वा तो राष्ट्रपति है। मैंने पहले कह दिया कि फ्रांस के अंतर्गत जब शक्ति की दृष्टि से राष्ट्रपति की तुलना अन्य संस्थाओं से की जाती है, जैसे कि वहाँ की व्यवस्थापिका से करें, संवैधानिक परिषद से करें, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद से करें, प्रधानमंत्री से करें, है मंत्रिमंडल से करें, तो सर्वे सर्वा कौन दिखाई देता है? राष्ट्रपति दिखाई देता है। इसलिए फ्रांस में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं है, ये मतलब मंत्रिमंडल के सदस्यों के बराबर ही है। जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। आप नोट करेंगे, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो प्रधानमंत्री है ना वो समकक्षों में प्रथम है। मतलब मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं ना उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रथम स्थान है इसका, मतलब अन्यों के बनिस्पत ये शक्ति का खुलकर प्रयोग करता है। इसलिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, समकक्षों में प्रथम है, जबकि फ्रांस में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम नहीं है। ये 3-4 बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में किसी न किसी को पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है और इनका एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ब्रिटिश तथा फ्रांस के मंत्रिमंडल की तुलना, जिसमें मैंने समानताएं और असमानताएं दोनों बातें बता दी हैं। ये ध्यान रखना है कि जब तुलना की बात आती है दोनों बातें ली जाती है, समानताएं और असमानताएं। अब चूंकि यहाँ समानताएं
इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बाकी असमानताओं के बिंदु आपको यहाँ पर नोट भी कर दिया और ठीक से समझा दिया गया। पूरा विश्वास है कि आप ब्रिटेन तथा फ्रांस की मंत्रिमंडल की तुलना को ठीक से समझ गए। हाँ, यहाँ यदि आप भारत से भी तुलना करना चाहते हैं, मतलब भारत के मंत्रिमंडल की तुलना फ्रांस के मंत्रिमंडल से करना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं के आधार पर आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से की जा सकती है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। सब बातें यहाँ भारत में भी वही मिलेंगी, सिर्फ अंतर ये आएगा कि भारत में गणतंत्र है और ब्रिटेन में राजतंत्र है। मतलब ब्रिटेन में जो कार्यपालिका के 2 प्रधान है ना, 2 प्रधान में राज्याध्यक्ष, वहाँ राज्य है, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर क्या है, राजतंत्र है। और दूसरा जो प्रधान वो प्रधानमंत्री है, चूंकि ब्रिटेन में राजतंत्र है इसलिए राजा का पद है। और भारत में भी कार्यपालिका के प्रधान तो 2 ही हैं, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली भारत में, ब्रिटेन में भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो नाममात्र का अध्यक्ष, जो राज्याध्यक्ष, वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, निर्वाचित इसलिए गणतंत्र है, तो राष्ट्रपति का पद है यहाँ, और प्रधानमंत्री का पद है। तो भारत में गणतंत्र है और ब्रिटेन में राजतंत्र है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी बिंदुओं के आधार पर आप भारत के मंत्रिमंडल की फ्रांस के मंत्रिमंडल से भी तुलना कर सकते हैं। एग्जाम में यदि आपसे किसी भी पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप इस आधार पर उन बातों को ठीक से समझा सकते हैं। यस प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मुझे पूरा विश्वास है आप ये तुलना ठीक से समझ गए होंगे। यस ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।